हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम है वो 18 तारीख से एग्जाम चलने वाले हैं। 18 फरवरी से आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो इसी बीच में आपके लिए एक जो केमिस्ट्री है, कक्षा 10 की केमिस्ट्री है। आपको पता होगा कि चौथे चैप्टर था, यानी एक पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक केमिस्ट्री है। तो आज दूसरा जो चैप्टर है, अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वन शॉट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ए वीडियो के लिए 1 घंटे से कम समय की मिलने वाली। इसमें आपके लिए क्या क्या मिलने वाला है, जो 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इंपोर्टेंट, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं, तो वो सारे इंपोर्टेंट चैप्टर वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इस चैप्टर के जो है वो कराने वाला हूँ उसमें। सबसे पहले हम देखेंगे अति लघु कौन कौन क्वेश्चन आए थे, फिर देखेंगे लघु वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये इस वाली वीडियो में आपके लिए पूरे जो ये वीडियो है, इसमें आपके लिए पूरी जितने 2025 तक क्वेश्चन आए हैं और हर सेट में आए हुए हैं, हर साल जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अति लघु क्वेश्चन कौन कौन से। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन वो हम देखने वाले हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच जो हमारे पेट में अपच हो जाती है, उसका उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो औषधि होती है एंटी एसिड। कौन सी वो होती है औषधि होती है, उसे कहते हैं एंटी एसिड, यानी प्रति अम्ल। अम्ल को खत्म करने के लिए प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया, क्षारीय विलयन का पीएच होता है। आपको बताओ क्षारीय तीन प्रकार विलयन होते हैं। क्षारीय होता है, उदासीन होता है, एक होता है अम्लीय। तो अम्लीय क्या होता है? अम्लीय होता है 0 से लेकर 7 के बीच का होता है। ठीक है, और 7 होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? 7, जिसका पीएच मान होता है उदासीन होता है। और इसके 0 से लेकर 7 के बीच कौन सा होता है? वो होता है अम्लीय होता है। और 7 से लेके 14 तक जितना होता है, 7 से लेके 14 तक, इसके बीच का क्या होता है? वो होता है क्षारीय विलयन। कैसा होता है? क्षारीय। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच हो सकता है तो कौन सा होगा? 7 से अधिक होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही आएगा। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। तो इसमें 7 से अधिक वाला क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे जल का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7 पीएच होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया गया है कि चौथा क्वेश्चन से दिया है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति, जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति कैसी होती है? अगर बात करें हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है एसिड, यानी अम्लीय होती है। ठीक है, वो होती है एसिड। और अगर बात करें OH आयन, OH आयन कैसा होता है? वो होता है क्षारीय। वो उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसको होती है क्षारीय। तो यहाँ पर अगर बात की H+ आयन की, तो वो क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। कैसा होगा? तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी उसकी। अगर होता OH होता तो क्षारीय होता। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन से पूछेगा, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है? तो दांतों के ऊपर इनेमल परसिड होती है, उसका प्रकृति कैसे होती है? उसकी प्रकृति पूछिए कैसी होती है? उसका कैल्शियम फॉस्फेट होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है? उसकी प्रकृति क्षार की। कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैसे प्रकृति का होता है? ये होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, वो होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है उसका। क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? पहले तो हम देखें सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए क्या कहते हैं? अम्लों का राज भी कहते हैं, अम्ल राज भी कहते हैं, क्योंकि ये अम्लों का क्या होता है? राजा होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? अब बात तो करें लाल के लिए। अगर लाल के लिए नीला करता है, क्या लाल के लिए नीला करता है? ठीक है, या फिर नीले के लिए लाल करता है। अगर लाल को नीला करता है और तो कौन सा मतलब वहां पर क्या होगा? क्षार होगा कि अम्ल होगा? अगर लाल को नीला करता है तो क्या होगा? तो हो जाएगा क्षार। क्या होगा? क्षार होगा। तो होगा क्षार। अगर नीले के लिए लाल करता है तो क्या होता है? तो होता है अम्ल होता है। तो क्या होता है? अम्ल होता है।
तो विलेन कौन सा होता है? वो विलेन होता है अम्ल, आमनी अम्ल होता है, अम्ल, अम्ल। अब यहाँ पर देखा है लाल के लिए कैसे मजा लगा है, लाल को नीला में चेंज किया, लाल को नीले में चेंज किया है, तो लाल को नीले में चेंज किया तो उसका क्या होगा? क्षार होगा। तो उसका पीएच कैसे कितना होगा? उसका पीएच समझौता कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि ये तीनों तो अम्ल है, ये तीनों क्या है? ये तो एसिड है, ये क्या है? ये तो एसिड है। अब यही बचा, यही तो बेस है, तो यही क्षार हो जाएगा इसमें। जो लाल के नीला का रहता है वो होता है क्षार, क्षार का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है, तो 7 10 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन दिए गए। अब आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि उदासीन घोल का पीएच क्या होता है? उदासीन होता है उसका घोल का पीएच कितना होता है? उसका होता है 7। उदासीन होता है उसका घोल कितना होता है? उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन क्या, आगे अब आगे क्वेश्चन, अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए, तो इसमें पूछा गया है सूचक क्या है? इसमें पूछा सूचक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बात करें सूचक होते क्या हैं, सूचक कहते किसे हैं? तो सूचक क्या होता है? ये अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताते हैं। जैसे देखो, वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, किसका? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं? ये बाइक वाला इंडिकेटर नहीं है, बाइक खाली उसका इंडिकेटर नहीं है, ये क्या है? ये है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सूचक। ये कितने बार? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राकृतिक सूचक, फिर होते हैं कृत्रिम सूचक, फिर होते हैं गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक और कृत्रिम और गंधीय 3 प्रकार के सूचक है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे वैसे पूछा गया कि कितने प्रकार होते हैं, तो 3 लिख देते हैं। अगर लघु में छोटा आता है तो याद लिख देंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, गंधीय और कृत्रिम होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में लिख रहे हैं तो कैसे? ठीक है, प्राकृतिक सूचक की बात करें तो वे सूचक जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वे सूचक जिन्हें प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे बात करें हल्दी हो गई, लिटमस पत्र हो गया, लाल जो लाल पत्ता हुआ, ये सभी क्या होगा? ये प्राकृतिक प्राकृतिक इंडिकेटर के होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन आगे से, क्वेश्चन आगे जो दिया है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये मानव द्वारा निर्मित रसायन होते हैं। ये क्या? मानव द्वारा, इंसानों द्वारा रसायन बनाए जाते हैं, उनके लिए कहते हैं जो अम्ल क्षार की उपस्थिति का, अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देते हैं। क्या कहते हैं? जो अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कृत्रिम सूचक। जैसे बात करें तो फिनॉक्सिलिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये सब क्या हो गया? मेथिल ऑरेंज है, फिनॉक्सिलिन क्या? ये कृत्रिम सूचक होते हैं, ठीक है। अब बात करें गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचक क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो गंधीय सूचक वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या प्रभावित हो जाती है। ऐसे सूचक, ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षारीय माध्यम में होते जाते हैं, तो क्या जो गंध होती है वो क्या प्रवर्तित हो जाती है, तो उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। जो गंध के लिए प्रवर्तित करता है उसे कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे बात करें तो कटा हुआ प्याज, अगर कटा हुआ प्याज के लिए अम्लीय क्षारीय उपस्थिति लग जाए तो उसकी क्या गंध होती है? बदल जाती है। अगर बात करें लौंग का तेल, अगर लौंग के तेल के लिए अम्लीय या क्षार के माध्यम ले जाएंगे तो क्या होता है? उसकी जो गंध होती है बदल जाती है, तो उसे कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए? अगर बात करें पीतल होता है और तांबे होते हैं, इनमें जो अम्लीय पदार्थ होता है उनके लिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं इन्हें क्यों नहीं रखा जाता? तो पहले आपको ना, जो पीतल है तांबा है, इसके अंदर ऑलरेडी जो अम्लीय एसिड अम्लीय माध्यम होता है, ठीक है, इसीलिए क्या है इसका? दही एवं खट्टे, दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति को होते हैं। या आपको पता है दही और जो अम्लीय पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं? खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और धातु जैसे पीतल है, तांबे, इनके साथ अवक्रिय करके हानिकारक विषैला लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विषैला लवण बनाते हैं। जो दही है, खट्टे पदार्थ है, ये सब क्या करते हैं? अगर पीतल जैसे दही या खट्टे पदार्थ पीतल के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो उनके साथ अवक्रिय करके एक विषैला पदार्थ बनाते हैं, विषैला लवण बनाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इनके लिए हम हानि से बचने के लिए जो पीतल के और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखते, ठीक है। तो हानि से बचने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात करें जैसे अब क्रिया तो जेडन या सीयू की जो दही के साथ कराते हैं क्रिया, तो विषैला लवण बनता है और बाद में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो क्या कारण होता है कि विषैला जो खट्टे पदार्थ होते हैं, अगर खट्टे पदार्थ को हम दही के सॉरी खट्टे पदार्थ है, खट्टे पदार्थ के लिए हम पीतल के बर्तन में रखते हैं तो क्या होता है? जो तांबे या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो उसमें अपक्रिय कर लेता है और विषैला पदार्थ बनाता है। तो इन सबसे बचने के लिए खट्टे पदार्थों के लिए पीतल के बर्तन में रखते हैं, तांबे के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित इनके दो उपयोग लिखे हैं। क्या इनके दो उपयोग लिखे हैं? बात करें पीओपी की और ब्रिंजस्टोन के, इनके 2 उपयोग लिखे हैं। तो पीओपी होता है, पीओपी क्या सफेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, तो चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सतह को चिकना करने में इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें इसका उपयोग टूटी हड्डी होती है, तो हड्डी टूट जाती है हाथ पैरों को, तो उसको प्लास्टर का उपयोग करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है। जब इसके 2 उपयोग। और बात करें ब्रिंजस्टोन, तो इसका उपयोग उद्योगों में धुले हुए कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, ब्लीच मतलब रंग
रंग चढ़ाते हैं कपड़ों पे, तो रंग चढ़ाने में काम रंग चढ़ाते हैं तो उसमें ब्रह्मचूर्ण का उपयोग करते हैं। और कई रासायनिक उद्योगों में जैसे ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं ब्रह्मचूर्ण का, ठीक है। इसके दो दो उपयोग पूछे, दो दो लिख देंगे, ठीक है। अब बात करें दांतों का क्षय। दांतों का क्षय क्यों होता है, दंत क्षय को किस प्रकार रोका जा सकता है। अब बात करें दंत क्षय क्यों होता है, तो इसको रोका कैसे जा सकता है। हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो कुछ हमारे आपको पता है हमारे मुंह का पीएच कितना होता है, 5.6 होता है, ठीक है। साधारणतः इतना ही होता है, हमारे जो मुंह का पीएच होता है वो होता है 5.6 होता है, ठीक है। खाना खाने के बाद मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, दांतों में लगे अवशिष्ट जो भोजन बच जाता है, भोजन बच जाता है, उससे क्रिया करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। इससे मुंह का जो माउथ होता है उसका पीएच का मान और कम हो जाता है, तो पीएच का मान और कम हो जाता है, ठीक है। मान और कम हो जाता है, जिससे अगर अगर मान लो पीएच कितना 5.5 से अगर कम होता है, अगर 5.5 से अगर मुंह का पीएच कम हो जाता है तो इसकी इनेबल परत होती है, उसका क्षय हो जाता है। दांत होते हैं, दांत होते हैं, इसके ऊपर इनेबल परत चढ़ी हुई होती है, ठीक है। इस परत का क्षय होने लगता है अगर 5.5 से पीएच कम जाता है तब, ठीक है। अतः भोजन के बाद दंत मंजन, क्षारीय विलेन, क्षारीय विलेन के साथ मुंह की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। जिससे दंत क्षय होता है उसको रोका जा सकता है। आपको मैं बताऊं, जो हमारा मुंह का पीएच होता है वो तो होता है 5.6 होता है। अगर जो हम खाना खाते हैं, कुल्ला नहीं करते, मंजन नहीं करते, तो क्या होता है, जो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया, जो खाना बचा रह जाता है उसके साथ बैक्टीरिया होते हैं, वो अबगरी कर लेते हैं। अबगरी करने से क्या होता है, हमारे मुंह का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। अगर 5.6 से कम होता है, अगर 5.5 से कम हो गया तो हमारे मुंह में जो इनेबल परत होती है, जो दांतों में इनेबल परत होती है, उसका क्षय होने लगता है, ठीक है। एक कारण होता है कि दंत क्षय होता है, उसको रोका कैसे जा सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद या तो मंजन से कुल्ला करना चाहिए, या फिर कोई क्षारीय विलेन होता है, क्षारीय विलेन से हमारे मुंह की सफाई करनी चाहिए, तो दंत क्षय रोका जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो पीओपी होता है इसके लिए सूखे बर्तनों में क्यों रखते हैं, ये पूछा गया, ठीक है। जो पीओपी होता है इसको सूखे बर्तनों में क्यों रखा जाता है, तो ये पूछे, इसकी व्याख्या कीजिए। अगर पीओपी होता है, पीओपी अगर जल से अपग्रेड करता है तो जिप्सम का रूप बना लेता है, क्या जिप्सम बना लेता है। तो इसमें लिखा हुआ पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता या फिर नमी या जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता के साथ बहुत ही जल्दी जिप्सम में बदल जाता है। किसमें, जिप्सम में बदल जाता है। ये कारण होता है कि इसके लिए आर्द्रता बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। और जिप्सम क्या बहुत कठोर पदार्थ होता है, क्या होता है, बहुत कठोर होता है। जिप्सम कैसा बहुत कठोर होता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे हम जो अभिक्रिया वो लिखेंगे CaSO4 1/2H2O प्लस H2 करें, ठीक है। H2 के साथ अग्री करेंगे तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे आप लिखना होगा कि जल के साथ अगर इसके अभिक्रिया आते हैं तो जिप्सम बन जाता है। क्या बनता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। अब यहाँ पे देखो इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 3/2 करना पड़ेगा, 3/2 3/2 से अभिक्रिया कराएंगे, 3/2 जल का भाग लेंगे तो यहाँ पे जिप्सम का रूप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अब संतुलित करें तो यहाँ पे C1 हो गया, सी यहाँ पे सी सॉरी कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, SO4 4 है, SO4 4 है। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या 2H2 गिरता है। और बात करें यहाँ पे 1/2H2O 2H2O प्लस बात करें 3/2H2O, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2H2 आ जाता है। कितना आता है, 2H2 आता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर बात करें 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4/2 आगा, इनसे 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आता है, ठीक है। तो वो ये दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले, ठीक। इस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। अगर आपका मैथ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बस ये हो गया क्वेश्चन ही वाला। अब इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। ये जो क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ये समझिए कि ऊपर से उठा के लाए। ये क्वेश्चन मैं इससे छाट के लेके आऊँ, इससे ये 2025 तक के इसमें पेपर आए हुए विज्ञान के। इसके अंदर वो क्वेश्चन है, इसके अंदर वो सॉरी इससे वो क्वेश्चन उठाए गए जो हर साल आए हैं। ये क्वेश्चन वो हर साल आए हैं, किसी न किसी सेट में पूछे गए। आपको पता है ना, एक साल में 7 सेट बनते हैं और ये 19 से लेकर 25 तक के सेट बने हुए हैं। 19 से लेकर 25 तक के सेट है। अब इसमें इतनी बार क्वेश्चन आए ही गिनती तो है नहीं कितनी बार, कई बार क्वेश्चन आए हुए तो उन्हें क्वेश्चन टिक मार रखे हैं, फिर उन्हीं के लिए बाद में इसमें इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसका जो तीसरा चैप्टर है उसके इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसका भी बंसॉट आपके लिए मिल जाएगा। अब मैंने जो पहली वीडियो कराई थी, जो पहले चैप्टर की, उसमें इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन छाट के लेके आया था। तो कल वाली वीडियो भी उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको छठे में मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखें क्योंकि इससे जब जो क्वेश्चन हर साल आए तो इस साल भी आने के इसके चांस रहेंगे। तो इसीलिए ये वाली वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें जरूर से जरूर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन से पूछा गया
अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, यह क्वेश्चन या तो इस प्रकार से आएगा, अम्ल क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया एक पर टिप्पणी कीजिए। या तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आ सकती है, या फिर अम्ल क्षार के परस्पर कैसे क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें थ्योरी लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षारकों से क्रिया करते हैं, जब अम्ल क्षारकों से क्रिया करते हैं, तो क्षारकों जो क्षार होते हैं, क्षार जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्षारों का प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा लवण और जल का निर्माण होता है। H2O और H2O और लवण का निर्माण होता है, यानी जल का और लवण का निर्माण होता है। ठीक है, जब लवण का और जल का निर्माण होता है, जब यानी लवण और जल के बनने की अभिक्रिया कहलाती है उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम क्षारकों की अभिक्रिया कराते हैं तो जल का और लवण का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है। अब इन्हीं के निर्माण के लिए, इन्हीं निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम लिखेंगे, अम्ल को ले लेंगे HCl ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे HCl, और क्षार ले लेंगे NaOH ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो HCl इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर लवण बनेगा NaCl, लवण बनेगा NaCl और जल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है, ये अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, HCl ने NaOH के साथ अभिक्रिया करी, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, अब इसके लिए संतुलित, तो यहाँ संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, अब बात करें उदाहरण की, उदाहरण से पूछ सकते हैं, उदाहरण साथ पूछा गया तो उदाहरण समझिए। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोराइड की NaOH के साथ अभिक्रिया कराई है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई है, तो NaCl बना है और जल बना है। ठीक है, यह अभिक्रिया यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, नहीं अभिक्रिया लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आज इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, आज इसमें क्वेश्चन दिया गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है लॉन्ग वाले। कौन सा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन आए हुए। ठीक, इसमें पूछा गया व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है, उपयोग का वर्णन कीजिए तथा इसके बनने की विधि का समीकरण भी लिखिए। अब इसमें पूछा गया है व्यंजक चूर्ण है, इसका अणुसूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इसका उपयोग क्या करते हैं और इसके बनने की अभिक्रिया के समीकरण भी लिखनी। तो सही है, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र होता है, व्यंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है। ठीक है, ये व्यंजक चूर्ण होता है, इसका क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, कैल्शियम, और उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका नाम होता है। व्यंजक चूर्ण या तो इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्साइड होता है, ठीक है, और फिर हाइपोक्लोराइड होता है, या फिर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बनने की विधि क्या होती है। तो इसके बनने की विधि क्या होती है, जब सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम NaCl होता है, NaCl होता है, NaCl जब NaCl के लिए विद्युत के माध्यम में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। जब विद्युत की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, जब क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, अब इसी क्लोरीन के लिए शुष्क बुझे चूने के साथ अब क्या कराते हैं, क्लोरीन प्राप्त होती है, इसी क्लोरीन के लिए शुष्क बुझे चूने के साथ अब क्या कराते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, अतः इसी क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो होता है व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले अभिक्रिया, सबसे पहले यहाँ पे अभिक्रिया लिखने वाले, इसका शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, इसके लिए कराएंगे CaOH का होल ट्वाइस भी अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, तो बनता है CaOCl2। क्या बनता है, CaOCl2, यानी यहाँ पे बनता है व्यंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, CaOCl2 प्राप्त होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए संतुलन करेंगे। तो यहाँ पे C1 है, C1 है, O कितने, 2 है, यहाँ पे दो, O कितने, 2, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर O 1 और H कितने, 2 है, तो H यहाँ पर क्या जल निकलने वाला है, यहाँ पर जल निकलने वाला है। ठीक, अब अभी अब क्या संतुलित होगी, यहाँ पर कैल्शियम का अणु 1 है, कैल्शियम का अणु 1 है, O के अणु 2 है, O के अणु 1 और 2 है। ठीक है, H के अणु 2 है, H के अणु 2 है, Cl2 है, Cl2 है, यानी अब यहाँ पर अभिक्रिया संतुलित होगी। अब इसकी अभी हमने ये बनाया है, इसके नीचे हम लिख भी सकते हैं शुष्क बुझा चूना, यहाँ पे लिख देंगे शुष्क बुझा हुआ चूना, ये शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना। यहाँ पे ये क्या, क्लोरीन गैस है, ये है क्लोरीन गैस, और यहाँ पे क्या, ये व्यंजक चूर्ण निकला है, क्या बना, व्यंजक चूर्ण बना है, ये बना व्यंजक चूर्ण बना है, फिर वो क्या बना, जल निकला है। बस इस प्रकार से अब लिख के इसका निर्माण कर देंगे। अब लिखेंगे इसके गुण लिखेंगे,
ये गुण गुण में क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण जल में विलय होता है। क्या होता है, जल में विलय होता है, लेकिन पूर्णतः विलय नहीं होता ये, क्योंकि पूर्णतः विलय क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां होती है। क्या होती है, इसमें कुछ अशुद्धियां होती है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। क्या, इसमें जो ब्रंज चूर्ण होता है इसमें कैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। ठीक है, इसका देखने वाले अगले इसमें क्या है, अब इसके जो इसमें रासायनिक जो पूछा गया, रासायनिक गुण पूछे गए, इसमें रासायनिक गुण पूछे गए, इसमें नहीं। फिर इसमें लिखना है रासायनिक गुण लिखने, इसमें क्या लिखना है, जब इसके क्रिया क्या होता है वो, यह धीरे धीरे यानी ब्रेनडेक्स वो धीरे धीरे स्वयं ही अपघटित होगा, क्या कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो ये ब्रेनडेक्स चूर्ण से बनता है, किस बनता है, ब्रेनडेक्स चूर्ण। ये अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपग्रेड होता है और क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं CaOCl2 है, यहाँ पे ब्रेनडेक्स चूर्ण, ब्रेनडेक्स चूर्ण धीरे धीरे अपग्रेड होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और CaCl2 CaClO2 का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले इसमें कह दिया, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला कौन है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ये क्या, जो जब जब व्यंजक टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करके गैस बनाता है, कौन सी गैस, जब यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके गैस बनाता है तब इसी वजह से क्लोरीन गैस निकलती है। नहीं, यह जब CO2 के साथ क्रिया करता है, क्या करता है, जब व्यंजक टू कार्बन डाइऑक्साइड साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कौन सी गैस बनती है, तब बनती है क्लोरीन गैस बनती है। यहाँ पे जैसे ब्रेनडेक्स एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसने CaCO3 बनाया है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट साथ साथ इसमें क्या क्लोरीन गैस भी निकाली। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट साथ साथ इसने कैल्शियम क्लोरीन गैस भी निकाली है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन, अब जब जब बेंजीन चूर्ण की अपक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन गैस निकली, देखो क्लोरीन गैस निकली, जल का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखो जब जब बेंजीन चूर्ण H2SO4 यानी अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक सॉरी कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका उपयोग, सो इससे उपयोग पूछा गया, इस उपयोग है, तो इसका उपयोग कहाँ का होता है, इसका उपयोग होता है ऊर्जा को सुखड़ने से बचाने के लिए होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है, चीनी को सफेद करने में होता है, पेयजल को शुद्ध करने में होता है, जो जीवाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें सूत, लकड़ी, लुगदी आदि के रंग बनाने के लिए ब्रंज सूत का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे इसमें क्या दिया, आगे से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा पर संक्षिप्त टिप्पणी, कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या होता है, सारे सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा पर क्या होता है, तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, क्या होता है, जो खाने का सोडा होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 इसका क्या होता है, और सूत्र होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, बेकिंग सोडा का नाम होता है खाने का सोडा, रासायनिक नाम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। अब बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि होती है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रयोग करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसके अंदर हम जलीय विलयन में स्वयं CO2 गैस के लिए डालेंगे तो क्या होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यहाँ पे देखते हैं Na2CO3 है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये जल है, जब उसकी क्रिया के साथ CO2 गैस के साथ कराएंगे तो यहाँ पर NaHCO3 का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हुआ है। ठीक, तो बात करते हैं इसके गुण, इसके गुण क्या है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय होता है, कम विलय होता है। ठीक, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं NaHCO3 के लिए हमने अपग्रेड किया, जो उसके जल जब गर्म किया तो उसके लिए Na2CO3 बना है, क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट बना, धातु सोडा बना है। ठीक है, और जल निकला है और H2 गैस निकली। ठीक, अब बात करते हैं आगे इसमें क्वेश्चन, आगे के लिए आगे क्रिया दी अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ इसकी HCl के साथ हम कराते हैं तो क्या, तो यहाँ पर CO2 गैस NaCl और H2 निकल बनता है। ठीक, क्या बनता है, NaCl बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, CO2 बनती है, गैस बनती है। ठीक, अगर इसी प्रकार हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, Na2SO3 बनता है और H2 बनता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। देखो यहाँ पर भी होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर संतुलित करके देखते हैं, ठीक है, दो Na, दो बार Na, दो Na, C दो बार, C2 है, C2 इसमें, C1 है इसमें, C यहाँ पे 2 है और वहां पे C कितने, 2 है, वहां पर C1 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे जल H कितने है, H2 है, H2 ये है 2, 4 H हो गए तो 4 H हो गए, O कितने है, 4 है, यहाँ पे SO4 ये है, SO4 ये है, यहाँ पर 3 ये दे रखे हैं, 3 दूनी 6, 6 है, वहां पर कितने 2 है, तो यहाँ पर कितने 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 2 दूनी 4, अब यहाँ पे अभी संतुलित होगी, यानी 2CO3 यहाँ पे बनेगा 2
कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस पड़ गई यहाँ पे। अब ये संतुलित हो गई क्रिया। C2 है, C साइड 2 है, और बात करें Na2 है, Na2 है, SO4 SO4, H2 कितने, 2 और 2 4, 4 H है, 4 H है, वो कितने, वो यहाँ पर कितने, 2 O ये है, 2 और 4 ये है, 6 O हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 6 O हो गए, ठीक है। अब क्रिया संतुलित है, ठीक। बात करते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। आगे इसमें दे रखा है उसका उपयोग, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या है, तो प्रयोगशाला में विकल्प के रूप में होता है, पेट में अम्लता हो यदि एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, खाना को स्वादिष्ट बनाने में होता है, औषधि बनाने में होता है। इसके जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके इतने सारे उपयोग है। सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता, एसिडिटी, सॉरी एंटीसेप्टिक के एसिडिटी खत्म करने के लिए, ब्रेड बनाने में और खाना बनाने में, खाने को स्वादिष्ट करने में। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि गुण का उपयोग कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी उसके निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो इसको बनाने सिंपल सा रूल है इसका। जो जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर 373 कैलोरी पर हम गर्म करते हैं तो क्या इसके जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, जल के अणु जिप्सम से बाहर निकल जाते हैं, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये CaSO4 2H2O, ये किसका सूत्र है, CaSO4 चल रहा, यहाँ पर देखा गया CaSO4। एक मिनट ना, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसे सही कर दूं मैं। चल रहा सही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं CaSO4 और 2H2, ये क्या है, जिप्सम दे रखा है, ये क्या है, ये है जिप्सम, ये क्या दे रखा है, ये है जिप्सम, ये है जिप्सम का सूत्र, ठीक है। इसके लिए 373 कैलोरी में गर्म किया है, क्या किया है, गर्म किया है। गर्म करने के बाद क्या बना है, CaSO4 1/2H2O और जल निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखने का, यहाँ पे देखना में कि जल के कितने अणु निकले वो हम देखेंगे, ठीक है। जल के कितने अणु निकले वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जल के अणु निकलते हैं 3/2, 3/2 निकलते हैं, इतने जल के अणु निकलते हैं। अब ये संतुलित होगी क्रिया, ठीक है। अब ये क्रिया कैसे संतुलित होगी। अब हमें इतना याद है, जिप्सम के लिए 373 कैलोरी पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो जिप्सम सॉरी पीयूपी का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके सामान्य गुण के बारे में। सामान्य गुण का यह सफेद रंग का चूर्ण होता है और उसमें का पदार्थ अगर पीओपी के लिए 473 कैलोरी पर गर्म करते हैं, पीओपी को 473 पर गर्म करते हैं तो इसमें जल के अणु बाहर जाते हैं और प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, जो मृत ज्वलित वो कहते हैं, प्राप्त जो पदार्थ है उसको कहते हैं मृत ज्वलित। यहाँ पर देखते हैं CaSO4, ये क्या हो गया, ये होगा CaSO4 2H2O। अगर ये तो हो गया पीओपी हो गया, ये क्या होगा पीओपी, ये पीओपी का सूत्र है। अगर इसके लिए हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, 473 कैलोरी से गर्म करते हैं, ठीक है। 473 कैलोरी से गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें मृत ज्वलित बनता है, क्या बनता है, मृत ज्वलित, यानी CaSO4, ठीक है, SO4 प्लस H2O। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। CaSO4 के लिए इसके लिए हम संतुलित करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 बार यहाँ से गुणा कर देंगे, 2 इधर जाएंगे, अब इधर 2 ये हो गए, अब 2 ये हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे नहीं, 2 नहीं, एक ही बचेगा, ठीक है। अभी हो गया संतुलित हो गया। तो अगर वहां पे 2 अणु लेंगे पीओपी के, तो इधर क्या होगा, 2 बार कैल्शियम सल्फेट बनेगा और एक अणु को जल का अणु निकलेगा, इसे हम संतुलित करें तो यहाँ पर 2 CaSO4 इन्हें काट के एक H2O बन जाएगा, ठीक है। ये संतुलित हो गई क्रिया, ठीक है, ये क्रिया संतुलित हो गई। अब बात करें इसके आगे, इसमें क्या रखा है, आगे इसमें दिए उपयोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए होता है। इसका उपयोग चाकू बनाने में होता है, कागज कारखानों में होता है। इसका उपयोग खिलौने, मूर्ति आदि इत्यादि बनाने में होता है। इसका उपयोग क्या होता है, सतह को चिकना करने के लिए होता है, ठीक है। इतने सारे इसके उपयोग है। अब बात करें आगे क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन क्या है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपके लिए थोड़ी सी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लिए अगर जो चैप्टर आने वाले हैं चैप्टर इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके लिए, तो वो क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलते हैं, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगला जो वन शॉट आएगा वो आपके लिए इसी प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तो धन्यवाद।